सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सी टेट एग्जाम सितंबर 2015 के पेपर के इंग्लिश सब्जेक्ट का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इंग्लिश विषय के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 129 तक एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसी में से हमें आंसर्स को चूज करना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर पहले इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ध्यान से। और दोस्तों, सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, वन संडे मॉर्निंग आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन अ सबवे इन मुंबई। यानी कि एक संडे की मॉर्निंग थी, रविवार का दिन था, सुबह की बात है। और जो लेखक है वो कहाँ चल रहा था? वो रास्ते पर चल रहा था, मुंबई के भूमिगत मार्ग पर पैदल चल रहा था। पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, बहुत सारे लोग शांत बैठे थे वहां पर। सम रीडिंग न्यूज़पेपर्स, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सम लॉस्ट इन थॉट, कोई कुछ सोच रहा था। इट वॉज ए काम पीसफुल सीन, यानी कि सभी लोग अपना कुछ ना कुछ, संडे मॉर्निंग थी, कुछ ना कुछ अपना रूटीन कर रहे थे सारे लोग, यहाँ पर लेखक बता रहा है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। Then suddenly a man and his children entered the subway car. The children were so loud and rambunctious that instantly the whole climate changed. यानी कि ये देखिए सडनली क्या होता है, सभी लोग शांत बैठे होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं। सडनली एक आदमी आता है, वो वहां पर सबवे में इंटर करता है और उसके साथ एक बच्चा होता है जो लाउडली क्या होता है, तेजी से चिल्ला रहा होता है। और सारा का सारा जो वहां का वातावरण होता है, क्लाइमेट होता है, वो चेंज हो जाता है उस बच्चे के रोने से। द मैन सैट नेक्स्ट टू मी एंड क्लोज्ड हिज आईज अपेरेंटली oblivious to the situation. The children were yelling back and forth, throwing things, even grabbing people's papers. It was very disturbing and yet the man sitting next to me did nothing. यानी कि जो बच्चा था, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसके न्यूज़पेपर को छीन रहा है और वो बार बार आ जा रहा है, बहुत परेशान है, वो रो रहा है और वो चीजों को फेंक रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा क्या है, बहुत परेशान दिख रहा है, यहाँ पर यही बताया जा रहा है। फिर है, इट वॉज डिफिकल्ट नॉट टू फील इरिटेटेड, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था कि कोई इरिटेटेड फील ना करता, यानी कि कोई परेशान फील ना करता उसको देख करके। सब लोग इरिटेट हो रहे थे, मतलब उसको देख करके परेशान हो रहे थे। आई कुड नॉट बिलीव दैट ही कुड बी सो इंसेंटिव एज द लेट हिम चिल्ड्रन रन वाइल्ड एंड डू नथिंग अबाउट इट। यानी कि यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि मैं ये देख करके बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जो बच्चा है वो इस तरीके की हरकत कर रहा है और उसके जो पिताजी हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इट वॉज इजी टू सी दैट एवरीवन एल्स ऑन द सबवे फेल्ट इरिटेटेड, यानी कि साफ साफ देखा जा सकता था कि सभी लोग क्या थे, उससे बहुत परेशान हो गए थे, इरिटेट हो गए थे उसके रोने से, उसके हरकतों से। टू So finally I turned to him and said, Sir, your children are really disturbing a lot of people. यानी कि जो लेखक है उसने कहा कि अंततः मुझे बोलना ही पड़ा, उससे क्या बोलना पड़ा कि जो आपका बच्चा है ये क्या है, बहुत इरिटेटिंग है, ये बहुत परेशान कर रहा है सबको। आई वॉन्डर इफ यू कुडंट कंट्रोल देम अ लिटिल मोर। मैं ये देख करके पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस बच्चे को शांत कराने के लिए। अब यहाँ पर है आगे, द मैन लिफ्टेड हिज गेज एज इफ टू कम टू अ कॉन्शियसनेस ऑफ द सिचुएशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेड सॉफ्टली, ओ यू आर राइट। यानी कि जो बच्चे के पिताजी हैं उन्होंने पहली बार कुछ बोला, क्या बोला, उन्होंने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हो लेखक से कि बच्चा बहुत परेशान कर रहा है सबको। आई गेस आई शुड डू समथिंग अबाउट इट। मैं समझ सकता हूँ कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। We just came from the hospital where their mother died an hour ago. अभी मैं एक हॉस्पिटल से आ रहा हूँ जहाँ इसकी माँ, इस बच्चे की माँ अभी 1 घंटा पहले मरी है। I don't know what to think and I guess they don't know how to handle it either. यानी कि कह रहा है वो जो व्यक्ति है जिसका बच्चा है, उसका फादर कह रहा है कि मुझे नहीं पता है कि मैं किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से मैं इस बच्चे को देखूं, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले इसकी माँ की डेथ हुई है। अब देखिए, कैन यू इमेजिन वट आई फेल्ट एट दैट मोमेंट। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो, सोच भी सकते हो कि मैंने उस टाइम क्या फील किया होगा, मुझे क्या महसूस हुआ होगा। माई पैराडिज्म शिफ्टेड सडनली आई सा थिंग्स डिफरेंटली। यानी कि मुझे अचानक से सारी चीजें, बिल्कुल सारा का सारा जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखने लगा। एंड बिकॉज आई सा थिंग्स डिफरेंटली
आई थॉट फेल्ट एंड बिहेव डिफरेंटली, यानी कि जब लेखक को पता चला कि आखिर में वो बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तो पता चला कि उसकी माँ की डेथ अभी 1 घंटा पहले हुई है, तो सारे लोगों की जो सोच थी वो क्या हुई, एकदम बदल गई। यहाँ पर लेखक भी कह रहा है कि उसकी भी सोच तुरंत क्या हुई, डिफरेंट हो गई उस बच्चे के प्रति। माई इरिटेशन वेनिस्ड, यानी कि अब लेखक क्या कह रहा है कि जो मैं इरिटेट हो रहा था, परेशान हो रहा था, वो अचानक बिल्कुल गायब हो गया, एकदम खत्म हो गया। वेनिस मतलब एकदम खत्म ही हो गया। माई हर्ट वॉज फिल्ड विथ द मैंस पेन, यानी कि लेखक क्या कह रहा है कि उसके पेन को मैं समझ सकता था। फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी एंड कंपैशन फ्लोड फ्रीली। योर वाइफ जस्ट डाइड, ओह आई एम सॉरी, कैन यू टेल मी अबाउट इट, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प, एवरीथिंग चेंज्ड इन एन इंस्टेंट, यानी कि सब कुछ क्या हुआ, एकाएक चेंज हो गया, सारे लोग शांत हो गए और सारे लोग उसको देखने लगे कि किस तरीके से इस बच्चे की इसने अपनी माँ को खो दिया है अभी 1 घंटे पहले। इस वजह से वो बच्चा बहुत परेशान था, बहुत इरिटेटेड था। तो अब यहाँ पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, इट कैन बी inferred from the man's behavior that he was insensitive, indulgent parent, mentally disturbed या फिर unsocial। तो जो मैन था वो क्या था, इट कैन बी inferred from the man's behavior that he was mentally disturbed। यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये, क्योंकि 1 घंटे पहले क्या होता है, उसकी वाइफ की डेथ हुई रहती, तो मेंटली क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। When the writer learned the truth, he felt apologetic, यानी कि वह क्या महसूस करता है, उसे बहुत अपने अंदर बहुत ग्लानि महसूस होती है, तो उसे बहुत ग्लानि महसूस होती। फिर दिया है, his heart was filled with the man's suffering, he was angry with himself for being judgmental, या he decided to help the man out। दोस्तों राइट आंसर है his heart was filled with man's suffering, यानी कि जब लेखक को सच्चाई पता चलती है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, तो उसकी जो फीलिंग होती है उस आदमी के लिए क्या होती है, एकदम चेंज हो जाती है। और वह उसकी फीलिंग को क्या कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपकी स्थिति इस समय क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में दिया भी हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो लेखक की फीलिंग है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, माई हार्ट वॉज फिल्ड विद द मैंस पेन। तो यहाँ पर मैंस पेन यानी कि मैन सफरिंग, वो जिस तरीके से गुजर रहा था अपनी तकलीफ से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑथर इज टू, आखिर में इस कहानी का या इस शॉर्ट स्टोरी का उद्देश्य क्या है, ऑथर के ये सबको बताने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ सबवे ट्रेवलर्स, narrate an amusing incident, show how indulgent parents spoil their children, या show a radical shift in attitude। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किस तरीके से अचानक से क्या होता है, अचानक से लोगों की सोच क्या होती है, एकदम बदल जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है, सो अ रेडिकल शिफ्ट इन एटीट्यूड, लोगों की सोच क्या होती है, जैसे बदलता है। पहले तो लोग बहुत गुस्सा होते हैं उसके बच्चे को देख करके, जिस तरीके की हरकत करता है, किसी का न्यूज़पेपर फाड़ दे रहा है, सामान फेंक दे रहा है। लेकिन जब जैसे लोगों को पता चलता है कि अभी 1 घंटे पहले छोटे बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया है, तो लोगों का जो एटीट्यूड है, सोच है, क्या होता है, अचानक से तुरंत क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, बदल जाता है उस बच्चे के प्रति। कहाँ सब लोग गुस्सा कर रहे थे और अचानक से ही सबके अंदर उसके लिए भावनाएं उमड़ने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। द वर्ड ऑब्लिवियस पैरा 3 मीन्स, ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, इनसेंसिटिव, अनअवेयर, नेग्लेक्टफुल या फिर इनकंसिडरेट। दोस्तों जो ऑब्लिवियस है इसका मतलब होता है अनजान, बेखबर या बेसुध या फिर विस्मरणशील। तो इसका हो जाएगा अनअवेयर, यानी कि अनजान, किसी भी घटना के प्रति अनअवेयर होना, न जानना। तो यहाँ इसकी मीनिंग हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू कंपैशन पैरा 6 इज क्रुएल्टी, कोर्सनेस, डिसलाइक या फिर वाइल्डनेस। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन का जो अपोजिट है वो क्या होगा इसमें से। तो दोस्तों जो कंपैरिजन है इसका अर्थ होता है करुणा, दया या सहानुभूति या अनुकंपा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रुएल्टी, मतलब क्रूरता। ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा, क्रूरता इसको कहते हैं, निर्दयता भी कह सकते हैं, दयाहीनता भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। आई फेल्ट डिफरेंटली, आई फेल्ट डिफरेंटली, इसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम लगेगा, आपको पता ही है आई के साथ एम लगेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो आप देखिए आई के साथ एम कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आई एम फीलिंग
डिफरेंटली, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको चेंज कर दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं। माई इरिटेशन वैनिस्ड, मेरा जो इरिटेशन था वो क्या हो गया, एकदम खत्म हो गया। द सेंटेंस गिवन above has been correctly changed into interrogative form in। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये माई इरिटेशन वैनिस्ड ये दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और हमें इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो ये हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डिड नॉट माई इरिटेशन वैनिश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो गया इंट्रोगेटिव फॉर्म में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 128 पे। द चिल्ड्रंस बिहेवियर ऑन द सबवे वाज अम्यूजिंग, इरिटेटिंग, डिस्गस्टिंग या फिर शॉकिंग। तो बच्चे का बिहेवियर जब अचानक लोगों ने देखा तो उन्होंने सबको क्या लगा था, इरिटेटिंग लगा था, आपको पता ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इरिटेटिंग, क्योंकि पैराग्राफ में आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि इट वाज डिफिकल्ट नॉट टू फील इरिटेटेड, उस बच्चे को देख करके, रोता हुआ देख करके, उसकी हरकतों को देख करके। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है हाउ डिड द मैन चिल्ड्रंस फादर रिएक्ट टू द अनरूली बिहेवियर ऑफ हिज चिल्ड्रन। यानी कि जो बच्चे का पिता था उस बच्चे को देख रहा था इस तरीके की हरकतें करते हुए जिससे लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था, ये तो आप लोगों ने देखा ही है। तो ही एंजॉयड देयर एंटिक्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो एंजॉय कर रहा था। ही रिबक्ड देम, ही ट्राई टू कंट्रोल देम, या ही डिड नथिंग। तो उसने अपने बच्चे के व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो ही डिड नथिंग, वह कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह बच्चा इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है, उसने अभी अपनी माँ को खोया है। तो ही डिड नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 130 से लेकर के 135 तक यहाँ पर फिर एक पैराग्राफ को पढ़ करके हमें आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योर एटीट्यूड आर द पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम विच यू व्यू लाइफ। यानी कि यहाँ पर एटीट्यूड के बारे में बताया गया है कि जो हमारा एटीट्यूड होता है, जो हमारा व्यवहार होता है, वो किस तरीके से हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का आईना होता है। सम पीपल सीम टू हैव अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स मोस्ट थिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो व्यवहार होता है वो हमेशा क्या होता है, सकारात्मक होता है हर चीज के प्रति। और सम पीपल सीम टू हैव अ बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग। और कुछ लोग हर चीज में खाली कमियां निकालने वाले होते हैं, उनका जो एटीट्यूड होता है वो बैड होता है, यानी कि नेगेटिव कह सकते हैं जिनको हम, नेगेटिव पर्सन। But when you look closer, you will find that most of us have a combination of attitudes, some good, some not, some so good। यानी कि यहाँ पर फिर बाद में एक कंक्लूजन के तौर पर बताया जा रहा है कि हम लोगों में से सभी के अंदर कुछ अच्छी भी आदतें होती हैं, कुछ खराब भी होती हैं, और कुछ बहुत अच्छी भी होती हैं, कुछ बहुत ज्यादा खराब भी होती हैं। सभी के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ इनका कॉम्बिनेशन होता है गुड और बैड एटीट्यूड का। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है वट एवर एटीट्यूड we have towards anything will affect how we feel about it, which in turn determines whether or not we will do well. So our right attitude play a very important part in helping us become सक्सेसफुल। तो हमारा जो सकारात्मक व्यवहार होता है वो हमारे जीवन में हमें सक्सेसफुल होने के लिए, हमें अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारा व्यवहार होता है लोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति। इसके बाद आगे है इनफैक्ट as we can see a good attitude is essential for achievement of any kind। We so often hear of someone who is said to have a bad attitude। यानी कि अक्सर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपको कुछ अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या करनी है, अचीव करनी है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है, तो उसके लिए आपका जो एटीट्यूड है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। द टर्न इन ऑफन अप्लाइड टू यंग पीपल स्पेशली टू टीनेजर्स who frequently get into trouble, but we often hear it about adults too। The implication is always that the individual in question is not going to make it if he doesn't change his एटीट्यूड। टीनेजर्स की बात की जा रही है, जो बच्चे किशोरावस्था में होते हैं, किस तरीके से वो अपनी बातों की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से कभी कभी मुसीबत में फंस जाते हैं, ट्रबल में फंस जाते हैं। और कभी कभी देखा गया है, सुना गया है कि जो एडल्ट होते हैं, यानी कि जो वयस्क लोग होते हैं, वो भी कभी कभी अपनी कई गई बातों से, अपने व्यवहार की वजह से मुसीबत में वो लोग भी पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से टीनेजर्स को फोकस किया गया है, तो याद रखिएगा अभी क्वेश्चंस भी आएंगे इससे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा एटीट्यूड है उसको सही प्रकार से कहाँ पर उसका इम्प्लीकेशन करना है, कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, हमें अपने व्यवहार का किस प्रकार से प्रयोग करना है अपने जीवन में, इसे बहुत सोच समझ के हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है आई वुड एग्री
without a good attitude, it is not possible to see the opportunities ahead and set one's sign to reach them. But even more important is the fact that in order to possess the kind of feelings which वर्क फॉर अस वी हैव गॉट टू हैव द राइट एटीट्यूड टू स्टार्ट विद। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि बिना अच्छे एटीट्यूड के जीवन में जो अवसर है उनसे हम लाभ नहीं उठा पाएंगे और अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अपना जो गोल है उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारा एटीट्यूड है, उस पर हम सही तरीके से काम करें। अपने जीवन में कैसे किससे व्यवहार करना है, कैसे किससे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे हर चीज पर हमें ध्यान रखना है, तभी जो है हमारा एटीट्यूड है वो अच्छा बन पाएगा। फिर है बट वेयर डू वी गेट अवर एटीट्यूड फ्रॉम। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहाँ से हम अपना एटीट्यूड, अपना जो नेचर है उसको हम अपना जो व्यवहार है उसको किस तरीके से हम सही करें। तो आर बी बॉर्न विद देम और डू दे जस्ट अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। Our attitude are no accident. They don't just happen. Our attitude are created and influenced entirely by our beliefs. तो जो हमारा एटीट्यूड है वो कैसे बनता है, वो हमारे ही थ्रू बनता है, हमारे जीवन के थ्रू ही बनता है, हमारी सोच के थ्रू ही बनता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, ये आपने सुना भी है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 130 है, The term bad attitude is used for young people because they defy all kinds of authority, behave irresponsibly, often get into difficulty या are unpredictable। तो जो बैड एटीट्यूड है, ये जो टर्म है, ये यंग पीपल्स के लिए ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि कहते नहीं है जो खून जो होता है वो गर्म होता है जब व्यक्ति जवान होता है। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि ये जो बैड एटीट्यूड है ये यंग पीपल्स के लिए किस तरीके से इस पैराग्राफ में यूज किया गया है, यही बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑफन गेट इनटू डिफिकल्टी, क्योंकि यहाँ पर देखिए बताया गया स्पेशली टीनेजर्स हु फ्रीक्वेंटली गेट इनटू ट्रबल। अपने एटीट्यूड के कारण वो आसानी से मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो चाहे ट्रबल लिखिए चाहे डिफिकल्टी लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा कि जो टीनेजर्स होते हैं या फिर जो यंग लोग होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं, डिफिकल्टी में पड़ जाते हैं अपनी एटीट्यूड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 131 है, राइट एटीट्यूड आर एब्सोल्युटली इसेंशियल टू। जो राइट एटीट्यूड है, सही एटीट्यूड है, सकारात्मक जो हमारा व्यवहार है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है लाइफ में। किस लिए जरूरी है, लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि राइट एटीट्यूड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन बीइंग अस बिकम सक्सेसफुल। तो यहाँ पर राइट एटीट्यूड हमें लाइफ में सक्सेस होने के लिए मदद करता है। तो ऑप्शन 1 ही सही हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 132 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। वी आर बॉर्न विथ अवर एटीट्यूड, तो हम अपने एटीट्यूड सहित बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अवर एटीट्यूड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवर पेरेंट्स ओनली, यानी कि जो हमारा व्यवहार होता है वो केवल हमारे जो माता पिता है, जो हमारे पेरेंट्स है, सिर्फ उन्हीं से इन्फ्लुएंस होता है, उन्हीं से प्रभावित होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समाज में तो बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं अपने माता पिता के अलावा भी। अवर एटीट्यूड आर क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय अवर ओन बिलीव्स, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि पैराग्राफ में भी ये दिया गया है। क्योंकि जो अंतिम पैराग्राफ है आप देखिए पैसेज का, उसमें यही बात कही गई है, अवर एटीट्यूड आर क्रिएटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड इंटायरली बाय अवर ओन बिलीव्स। तो यहाँ पर इसलिए राइट आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 है, द वर्ड डिटरमाइन मोस्ट नियरली मीन्स, यानी कि यहाँ पर जो डिटरमाइन शब्द लिखा हुआ है, जो डिटरमाइन है इसका मोस्टली हम प्रयोग क्या करते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट नियरली मीनिंग, यानी कि इसी की तरह मीनिंग हम और क्या यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पर और कौन से वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, निर्धारित करना या नियंत्रित करना। तो इसके अर्थ में अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए गवर्न दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन 1 में, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। तो कभी कभी इन्फ्लुएंस का मतलब भी यही होता है, लेकिन जो हमारा पूरा पैसेज है, पैसेज के अकॉर्डिंग जो गवर्न है यही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। Some people seem to have a good attitude towards most things. Adverb, preposition, adjective या फिर conjunction। तो यहाँ पर ये जो towards दिया हुआ है ये क्या है, adverb है, preposition है, adjective है या फिर conjunction है। तो दोस्तों जो towards है ये क्या है, preposition है। ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं, A and dash attitude is absolutely
necessary for attainment of any kind, virtuous, cheerful, optimistic या फिर good। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर good attitude is essential for attainment of any kind। तो यहाँ पर क्या हम फिल करेंगे, अ गुड एटीट्यूड, यहाँ पर गुड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 136 से सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर। अब इन क्वेश्चंस को पढ़ करके इनका आंसर हमें देना है। तो हु स्ट्रांगली मेंटेन्स द लैंग्वेज इज लर्न्ड बाय इमिटेशन ऑफ स्टिमुली एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इसमें जो बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंटूरा, कर्ट लेविन और टॉलमन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है इस क्वेश्चन में कि कौन दृढ़ता से कहता है कि भाषा उत्तेजनाओं की नकल और सही प्रतिक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखी जाती है। दोस्तों तो ये कहा है बीएफ स्किनर ने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है बीएफ स्किनर, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिडक्टिंग मीनिंग्स फ्रॉम देम कम, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या फिर रीडिंग। तो हम साउंड्स को कैसे अंतर कर पाते हैं कि हाँ चिड़िया बोल रही है या फिर तोता बोल रहा है या कौवा बोल रहा है, या कैसे हम साउंड्स को डिटेक्ट करते हैं? तो कैसे, सुन करके ही तो, लिसन करके ही तो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। तो किस विधि के अंतर्गत ध्वनि की रिकॉर्डिंग और अर्थ निकालना आता है? तो यहाँ पर किस तरीके से, तो लिसनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, ये अलग कर पाते हैं किस तरीके से किस चीज की ध्वनि है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग के समय जब बच्चा भाषा सीख रहा होता है, स्टूडेंट्स लैक कॉन्फिडेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन, हाउ कैन वन ओवरकम दिस? यानी कि बहुत सारे बच्चे अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं खासकर प्रोनाउंसिएशन में, सही उच्चारण में। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, यानी कि कैसे बच्चे इससे ओवरकम करें? तो ऑर्गेनाइजिंग प्ले लाइक टास्क इन विच चिल्ड्रन कैन टॉक टू वन अनदर, यानी कि ऐसे प्लेस हम बच्चों को करवाएं, ऐसे नाटक करवाएं जिसमें बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करें। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेशल एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एक्सपर्ट फॉर रिमूविंग स्पीक डिफेक्ट्स। तो यहाँ पर लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को लाने की बात की जा रही है। फिर है करेक्टिंग मिस्टेक्स इमीडिएटली, फिर है रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर सबसे सही तरीका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा है। तो अगर हमें प्रोनाउंसिएशन सही करवाना है क्लासरूम में बच्चों का, तो रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम, जब बच्चे पढ़ करके, यानी कि तेज तेज पढ़ करके जब रीड करेंगे तो क्या होगा, इससे जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा, रीडिंग अलाउड इन द क्लास रूम। क्वेश्चन नंबर 139 है। Which one of the following is highest level of cognitive ability? Analyzing, knowing, understanding या evaluating। तो यहाँ पर highest level of cognitive ability, संज्ञानात्मक जो क्षमता होती है उसका सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हाईएस्ट लेवल होता है वो होता है इवेल्युएटिंग, यानी कि मूल्यांकन। सबसे लास्ट में क्या आता है, मूल्यांकन आता है। बाकी अन्य यहाँ पर देखिए नोइंग दिया हुआ है, नोइंग यानी कि जानना, फिर अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है समझना, और एनालाइजिंग विश्लेषण करना। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और सबसे लास्ट में आता है मूल्यांकन। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है। व्हाई इज स्टोरी टेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एट प्राइमरी लेवल? क्लास में, लैंग्वेज की क्लासरूम में, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासरूम में स्टोरी टेलिंग क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, कहानी सुनाना क्यों महत्वपूर्ण है? इससे क्या होगा? तो इट क्रिएट्स फन इन द क्लास, ये क्लास में फन पैदा करेगा। इट इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, फिर है इट डेवलप्स मॉरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स, फिर है इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स वोकेबुलरी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है इट इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या है, ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो कहानियां होती हैं उन्हें हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इंग्लिश भाषा है इसको सीखने में क्या होगा, आसानी होगी। किसके थ्रू? स्टोरी के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 141 है। अ गुड टीचर इज वन हु गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट्स, गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, gives them useful information या explain concept and principles। एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो gives them ample opportunities to learn। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं।
Which one of the following helps in learning the second language without using the printed text? Grammar translation method, stimulated, situational approach, natural approach या फिर language immersion? तो यहाँ पर कहा गया है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर हम किताब का यूज नहीं कर रहे हैं, प्रिंटेड टेक्स्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र से हम आते हैं, अगर बच्चा इंग्लिश सीख रहा है या इंग्लिश उसकी दूसरी लैंग्वेज है, उसको वह सीखना चाह रहा है, तो उसमें हम प्रिंटेड टेक्स्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि किताब में देख करके ए टू जेड उसको नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चे को। तो अगर इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो किस तरीके की टीचिंग होगी? तो वो नेचुरल अप्रोच होगा, यानी कि नेचुरल तरीके से बच्चे को हम सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, अ पर्सन हु इज फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू possesses verbal linguistic ability, logico mathematical ability, bodily kinesthetic ability या फिर म्यूजिकल एबिलिटी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ऐसा व्यक्ति अ पर्सन जो धारा प्रवाह बोलता है, फ्लुएंट स्पीकर है, तो इसके लिए यहाँ पर सबसे अच्छा कौन सा कथन है? तो यहाँ पर देखिए वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, यानी कि उसकी जो मौखिक भाषा है वो क्या है? वो बहुत अच्छी है, मौखिक भाषा उसकी योग्यता उसकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं, विच अप्रोच एम्फेसाइजेस इंटरेक्शन एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज? तो यहाँ पर देखिए कौन सी विधि इसमें से वार्ता की यानी कि बातचीत की एक साधक और लक्ष्य के रूप में किसी भाषा को सीखने की क्या है? एक तकनीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा तरीका होता है? साइलेंट वे, कम्युनिकेटिव, ओरल या फिर इमर्जन? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये क्या है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और जो कम्युनिकेटिव स्किल होती है इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपनी बातों को लोगों से कह पाते हैं और लोगों की बातों को आसानी से सुन करके उसको समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 पे आते हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन अ language classroom is possible through discussion and demonstration methods, lecture methods, translation method या inductive method? तो अगर हम चाहते हैं कि क्लास के मैक्सिमम बच्चे किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करें, क्लास में जो भी चीजें हो रही है मैक्सिमम बच्चे उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, कोई भी चीज है जिसमें अधिकतर बच्चों को हम चाह रहे हैं कि अधिकतर बच्चे उसमें सम्मिलित हों, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। इसी के माध्यम से यानी कि वार्ता और प्रदर्शन विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक बच्चों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। लेक्चर मेथड से बच्चे तो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं पाएंगे, ट्रांसलेशन मेथड में भी नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं, डिसलेक्सिया इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, ओरल लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज या डायलेक्ट। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो डिसलेक्सिया होती है इसमें पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये एक पठन विकार है। तो यहाँ पर किसमें दिक्कत होगी? पढ़ने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़ाई को क्या करती है? अफेक्ट करती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं, द लिंग्विस्ट नोम चोमस्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज एन innate language acquisition device LAD that she or he uses for semantics, phonemes, universal grammar या फिर complex words। तो दोस्तों जो नोम चोमस्की है उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि प्रत्येक छात्र में एक आंतरिक भाषा ग्रहण करने का यंत्र होता है LAD, जिसे वह प्रयोग करता है सार्वभौमिक भाषण में, लोगों के सामने या कहीं भी बोलने में। तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स यूजिंग मदर टंग, रिजॉर्टिंग द फ्लुएंसी, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल या एशाइंग एसेसिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो क्रमागत रूप से चलता है, यानी कि जो ढांचागत, जिसको हम कहते हैं ढांचागत स्ट्रक्चर या अप्रोच। तो यहाँ पर जो ढांचागत अप्रोच होता है, यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है, यानी कि जो वर्णों का क्रम होता है, जो शब्दों का क्रम होता है, वर्ड्स का, वो सही तरीके से होता है। तो याद रखिएगा कि जो ढांचागत विधि होती है या किसकी वकालत करती है? ये क्या कहती है? ये कहती है कि जो सिलेक्शन होगा वर्ड्स का वो क्या होगा? शब्दों का चुनाव क्रमागत ढंग से होना चाहिए,
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चर थियरी ऑफ वाइगोत्स्की, कल्चर हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ स्कैफोल्डिंग। Children can think in abstract terms if abstract material is provided at a lower age. Children think in different domain and do not take a complete perspective. तो दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो क्या है, भाषा के विकास में बहुत मदद करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है कल्चर हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रिसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। तो पोएट्री को सुनाने का क्या पर्पज होता है क्लासरूम में? तो बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। टू अप्रिसिएट एंड एंजॉय द पोयम, यानी कि जो पोएट्री है उसको पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे उससे क्या हो, बच्चे उससे खुश हो, उसको एंजॉय करें और अप्रिसिएट करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे उसको सुन करके एंजॉय करें, उसका आनंद लें, कविता की प्रशंसा करें। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और आपके लिए हम रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। सारे विषयों के वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज आए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।